ओके, तो अब आप जनरल सर्जन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जनरल सर्जरी का स्कोप क्या है उसके बारे में पता किया जाए, किस किस्म का काम होता है, कितने पैसे कमाए जाते हैं। तो ये सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो जहाँ तक जनरल सर्जरी की बात आती है, जो कि मेरी ब्रांच है, मैं जनरल सर्जन हूँ, मैंने फेलोशिप करी है मिनिमल एक्सेस सर्जरी में, यानी कि जो की होल सर्जरी होती है जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या मरीज लेज़र सर्जरी भी कहते हैं, उसमें स्पेशलाइज किया है। तो प्रैक्टिस करने के बाद सब चीज़ें जितनी समझ में आई हैं वो देखने के बाद मेनली आप पाएंगे कि जनरल सर्जरी के जो जॉब ऑप्शंस हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक, आप एज अ सैलरी डॉक्टर काम कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दूसरा, आप सैलरी डॉक्टर करके काम कर सकते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तीसरा, आप एकदम प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि प्योर फ्रीलांसिंग प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड चौथा है कि आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लें। एक पांचवा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि इन सब का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है कि आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, आपका हॉस्पिटल भी है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेक्चरर भी हैं और आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अटैच्ड भी हैं। तो वो कॉम्बिनेशन तो बाद में बनेगा, बट पहले हम इंडिविजुअल चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड जॉब की। अब चाहे वो सैलरीड जॉब गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, कुछ उसके एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज सैलरी जॉब का ये है कि आपकी मेहनत बहुत कम है। आपने सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, जो मरीज वो आपको दिखाएंगे वो देखना है एंड आपने अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर आ जाना है शाम को। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट आज कम आए थे, ज़्यादा आए थे, आपके मतलब जो पेशेंट्स थे वो ऑपरेबल थे, नहीं थे, कितने एडमिशन हुए, ये सब का हेडेक आपका नहीं है। प्रॉफिट कमाना आपका हेडेक नहीं है। सिर्फ पेशेंट जो आपके ओपीडी में चल के आए हैं बस उतने आप ठीक से देख लीजिए, वो बहुत है। आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको महीने के एंड में आपकी सैलरी मिल जाएगी, चाहे कम पेशेंट देखे हो या ज़्यादा पेशेंट देखे हो। आपको अननेसेसरी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है पेशेंट जुटाने के लिए। अगर आप कोई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ पे ऐसे मरीज देखे जाते हैं जो कि बाकी जगहों पे देखना पॉसिबल नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट भी मेंटेन रहता है। अक्सर बड़े इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स में आप एक टीम का पार्ट होते हो और जब आप टीम का पार्ट होते हो तो अकेले आपके ऊपर जिम्मेदारी या हेडेक या स्ट्रेस नहीं होता है मरीज को ठीक करने का। कल को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपके पास और भी लोग हैं जिनसे कि आप सलाह ले सकते हो, जो कि ऑपरेशन के टाइम पे आपकी मदद कर सकते हैं। अगर वो कोई डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, कोई डिफ़िकल्ट पेशेंट अगर आप देख रहे हो, तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं किसी ऐसी जगह पे काम करने का जहाँ पे कि आपको सैलरी दी जाती है। बट इसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं सैलरी जॉब्स के। सबसे मेन डिसएडवांटेज है जॉब इनसिक्योरिटी। स्पेशली अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो, चाहे आप वहाँ पे 10 साल, 15 साल, 20 साल से क्यों ना काम कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी थोड़ी अनबन की वजह से आपको निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाए। तो जॉब इनसिक्योरिटी जो है वो हमेशा रहती है। सेकेंड, इसकी ग्रोथ आपकी डिपेंडेंट होती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट देख लिए तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे या आपका कोई प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन जो है वो विथ टाइम ही होता है मेडिकल फील्ड में। जहाँ तक प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की बात आती है, आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक मैनेजमेंट पे डिपेंड रहती है, ना कि आपकी एक्चुअल एबिलिटीज़ पे। जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात आती है, वहाँ पे ग्रोथ जो है वो काफ़ी हायरार्की डिपेंडेंट रहता है। हर जगह पे एक हायरार्की सिस्टम होता है एंड उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में हैं तो हो सकता है आपको रिजर्वेशन भी फेस करना पड़े एंड रिजर्वेशन की वजह से हो सकता है आपका जो प्रमोशन है वो रुक जाए। कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपके ऊपर हो सकता है एक तरीके का प्रेशर हो कि आपने महीने के इतने केसेस तो करने ही हैं, इतना तो टारगेट पूरा करना ही है, वरना आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा बिकॉज आप उतना बिजनेस जो है हॉस्पिटल को करके नहीं दे पा रहे हो। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि बहुत डॉक्टर्स फेस करते हैं काफ़ी समय तक सैलरी जॉब में रहने का, कि उनकी जनरल पब्लिक के मन में कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। बिकॉज वो मरीज जो है वो हॉस्पिटल आता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एंड वो हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करा के जाता है। वो इंडिविजुअली आपको ढूंढते हुए या आपको मिलने नहीं आता है जनरली। जब अनलेस आप कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है तो अलग बात है, बट जनरली
आप एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक नॉर्मल से डॉक्टर रहते हैं, अक्सर आप अपने पेशेंट का ऑपरेशन कर भी देंगे, सब कुछ देख भी लेंगे, लेकिन उसको आपका नाम तक नहीं पता होगा। तो लैक ऑफ आइडेंटिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सैलरी जॉब्स। एज अ जनरल सर्जन जहाँ तक सैलरीज की बात आती है, कोई यूनिफॉर्म आंसर नहीं है। सैलरीज पूरे कंट्री में अलग अलग शहरों में अलग अलग फिगर मैंने सुना है, देखा है। एंड अगर महाराष्ट्र की एटलीस्ट बात करी जाए तो जो सैलरी मुझे ऑफर करी गई थी MS जनरल सर्जरी के बाद, वो उसकी रेंज शुरू होती है 45,000 रुपीज़ गवर्नमेंट सेटअप में, जहाँ पे कि मैं SR-शिप कर रहा था। मेरा पहला जॉब MS जनरल सर्जरी के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पे मेरी सैलरी हुआ करती थी आई थिंक 50,000, जिसमें से कट काट के वो कुछ 45-46,000 आती थी पर मंथ। एंड अगर आप प्राइवेट में हैं तो ये सैलरी ज़्यादा हो सकती है, लगभग आप कह सकते हैं कि 65, 75, 80,000, 90,000 तक की सैलरी भी आपको दी जा सकती है। एक बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट है जिनकी बात मुझे याद आ रही है कि आपके MS के बाद स्टार्टिंग के 5-8 साल तक आपको कोई हॉस्पिटल 1.5-2 लाख से ज़्यादा की पर मंथ से ज़्यादा की सैलरी नहीं देगा। एंड ये जो एक बैरियर है वो मैं खुद भी नहीं क्रॉस कर पाया हूँ। एंड जब भी ऐसा कभी होता है, मैं कभी कोई इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, कभी मैं किसी की बात सुनता हूँ सैलरी रिलेटेड, तो मुझे ये बात ध्यान में आती है। आई थॉट कि आई विल शेयर इट विथ यू गाइज। तो जनरली सैलरी की रेंज होती है 45-50,000 से लेके आप खींच के कह लीजिए 1 लाख रुपीज़ के आसपास की। विथ टाइम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ये बढ़ती जाती है। एंड सैलरीज की कोई अपर लिमिट एटलीस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो नहीं है। गवर्नमेंट में जहाँ तक मैं समझता हूँ 1.5 लाख, बहुत हुआ तो 2 लाख। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे कान तक पड़ी है, जो मैंने देखी है। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो, एंड हो सकता है कि ऐसी भी सैलरीज दी जा रही हो लोगों की जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, बट जो मुझे पता है वो ये फिगर्स हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग का ये मतलब होता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल से परमानेंटली अटैच नहीं हो। जहाँ पे मरीज़ है और वो हॉस्पिटल चाहता है कि आप उस मरीज़ को आके देखो, वो आपको फ़ोन करेंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मरीज़ देखेंगे, अपनी फ़ीस लेंगे और आप वापस आ जाएंगे। अब इसमें एडवांटेज ये है कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर टाइम वाली सिचुएशन है, यानी कि अगर कोई मरीज़ है तो ही आपका समय जाता है उसको देखने में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है काफ़ी कम हो आपको, अगर आप फिजिशियन हैं स्पेशली तो आपको बहुत कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप सर्जन हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जो फ्री टाइम आपको मिला है आप उसमें अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं, एक वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं, आप कोई साइड बिजनेस, साइड हसल भी शुरू कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपने टाइप के केसेस चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फलाना मरीज़ देखें तो आप उसको देख लीजिए, अगर आप मना करना चाहें तो आप मना भी कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं रहता है कि आपने इसको क्यों मना कर दिया। बट उसी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं फ्रीलांसिंग करने के। स्पेशली अगर आप सर्जन हैं तो डिसएडवांटेज ये है कि आपको सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, डिपेंडिंग कि आप किस किस्म की सर्जरी करते हैं। जनरली हर किस्म की सर्जरी के कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ कि आपको अपनी मार्केटिंग भी खुद करनी है, लोगों तक अपना नाम पहुंचाना है। हो सकता है उसके लिए आपको कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे हॉस्पिटल्स को दिन रात जाके मिलना पड़े, उनको रिमाइंड कराना पड़े कि मैं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये पेशेंट देख सकता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी स्किल्स हैं, कृपया करके हमें बुलाइएगा। हो सकता है उसके लिए आपको कोई मार्केटिंग वाले व्यक्ति को हायर करना पड़े या कोई ऐसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना पड़े जो कि आपके बिहाफ पे आपके लिए मार्केटिंग करे। तो ये सारी हेडेक जो है वो अब आपकी बन जाती है। उसी के साथ अब आपका टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है। जिस दिन आपके पास बहुत सारे पेशेंट हैं, हो सकता है आप दिन से रात तक बिजी हो, एंड जिस दिन आपके पास पेशेंट नहीं है तो आप पूरे दिन खाली रहोगे। ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको इंडिपेंडेंटली सारे मरीजों को ठीक करना आना चाहिए। जनरली ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं जो आपको बुलाना प्रेफर करते हैं केस टू केस बेसिस पे, वो ये चाहेंगे कि वो एक ही डॉक्टर को बुलाए और उन्हीं से सारा ट्रीटमेंट करवा ले। अगर आपको देख के ऐसा लगता है कि आप अकेले इस पेशेंट को मैनेज नहीं कर पाओगे तो या तो आपको उसको डिनाई करना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल को लगेगा कि अरे ये डॉक्टर तो ठीक नहीं है, इनको मरीज़ ठीक करना नहीं आता है, और या फिर आपको खुद से
कोई दूसरे अपने हेल्पिंग हैंड, कोई आपको असिस्टेंट डॉक्टर को लाना पड़ेगा, जिनके की चार्जेस देना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने का एक प्रेशर है जो कि आप एज अ फ्रीलांसर फील कर सकते हो। जहाँ तक पैसों की बात आती है, अगेन अपने खुद के चार्जेस नेगोशिएट करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। उसमें नेगोशिएशन स्किल्स आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बात करनी होती है, किस तरीके से आप प्रोफेशनल लग सकते हैं। एंड एज अ बिगिनर जो आप गलतियां करते हैं वो आप नहीं करना चाहें, जितनी जल्दी करना बंद कर दे उतना लोग आपको सीरियसली लेते हैं। इसीलिए मैं इस चैनल पे इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, लाइफ आउटसाइड मेडिसिन शेयर करता रहता हूँ, बिकॉज ये सारी स्किल्स आपको कहीं ना कहीं मदद करने आती हैं अपने मेन करियर पे फोकस करने में भी। एक ऐसी स्किल है वीडियो मेकिंग या वीडियो स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, शूटिंग, जो कि मैं सिखाता हूँ बिकॉज मैं काफ़ी समय से वीडियो बनाता आ रहा हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये क्लास स्किल शेयर पे है, जहाँ पे मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल्स सिखाते हैं। तो वीडियो बनाने की स्किल मेरे हिसाब से आजकल के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। आपको वीडियो बनाना नहीं आता है तो आप मेरा क्लास देख के अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे वीडियो बनाया जाए। इस क्लास को फ्री में भी देखा जा सकता है अगर आप स्किल शेयर का ट्रायल प्लान ले लें। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको एक कैसा लगा। तो जहाँ तक चार्जेस की बात आती है, एज अ जनरल सर्जन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि चार्जेस भी काफ़ी वेरिएबल होते हैं। हमको सिर्फ कॉलेज में सिखाया जाता है कि लाइपोमा निकालते कैसे, हमको ये नहीं बताया जाता कि लाइपोमा निकालने के लिए पैसे कितने लेने हैं। तो अगर एक छोटा सा केस हम ले लें, जैसे कि आपने कोई लाइपोमा निकालना है, तो इसके चार्जेस हो सकता है 500-1000 रुपीज़ से शुरू होके कुछ 10,000 रुपीज़ तक भी जा सकते हैं। तो कोई भी रेंज फिक्स नहीं है, आपको ही डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितना चार्ज करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है, तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से ये सुना है कि उनके शहर में गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के उन्हें 30,000 रुपीज़ तक दिए जाते हैं। जहाँ तक कि मैं अपने शहर में रहता हूँ, यहाँ पे गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के लैप्रोस्कोपिकली 15,000 से लेके 20,000 तक दिए जाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने चार्जेस होंगे, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे सीनियर सर्जन्स हैं जो कि कम चार्जेस में भी केस करने के लिए रेडी रहते हैं। बहुत सारे यंग सर्जन्स हैं जिनको कैसा लगता है कि नहीं, उन्हें ज़्यादा चार्जेस मिलने चाहिए, एंड फिर हॉस्पिटल्स उनको बुलाना धीरे धीरे बंद कर देते हैं बिकॉज कम पैसों में उन्हें सीनियर सर्जन मिल जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस के साथ में आती है। एंड आई थिंक आपको इससे एक रफ अंदाज़ा आ सकता है कि पर प्रोसीजर आपको कितने पैसे मिलते हैं। अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूं तो आप कह सकते हैं कि बिल का लगभग 10-15% जो है वो सर्जन चार्जेस होते हैं। अगर कोई बहुत ही जेनरस हॉस्पिटल है तो 20-25% तक रहता है, बट इससे ज़्यादा बड़ा फिगर तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तो लगभग एवरेज इज 10-15% जो कि सर्जन को दिया जाता है सर्जिकल फीस। अब एक लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ही अपने हॉस्पिटल के ओनर बन जाए, यानी कि जो आपकी सर्जिकल फीस है वो तो आपको मिलेगी ही, एंड उसी के साथ जो हॉस्पिटल चार्जेस है वो भी आपके पास आएंगे बिकॉज आप ही हॉस्पिटल के ओनर हैं। तो ये भी तरीका बहुत लोग चूज़ करते हैं, बट इसके साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा स्किल्स आपको लगती हैं एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए। आपको हर चीज़ के बारे में एटलीस्ट एक वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कि जगह कैसे खरीदी जाती है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक किए जाते हैं, आप कोई स्कैम में तो नहीं फंस रहे हैं, नेगोशिएट कैसे करें, हॉस्पिटल कैसे बनवाए, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, पर स्क्वायर फीट उसका रेट डिसाइड करना है, चीज़ें खरीदनी है। हर स्टेप पे हो सकता है कि लोग आपको किसी न किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाना चाहें, उल्लू बनाना चाहें, एंड प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें मैनेज करना भी आपको आना चाहिए अगर आप अपना खुद का एक सेटअप खड़ा करना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं। सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इतने सारे क्लियरेंसेस हैं, ये सब भी आपको देखने पड़ते हैं। बट एट द एंड आपका रिटर्न्स भी काफ़ी होते हैं बिकॉज अलॉन्ग विद सर्जिकल चार्जेस बाकी सारे चार्जेस भी घुमा फिरा के आप ही के पास आते हैं, जो कि आपके स्टाफ आप रखेंगे, उनको सैलरी भी पे करनी होती है, ओवरहेड खर्चे भी देखने होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बन जाता है, बट अगर आप ये कर पाए तो आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस थे जिनमें कि जो कि मेरे हिसाब से अवेलेबल हैं किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिस, किसी भी डॉक्टर को जो कि फ्रेश अपने कॉलेज से निकला होता है, चाहे वो जिस किसी ब्रांच में हो। अब एक और हमने बात करी थी कि इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ऑफकोर्स
कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हैं, आप कौन से ब्रांच में हैं और उसके लिए क्या चीज़ें सूट करती हैं। तो आई होप ये वीडियो के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई हो कि जनरल सर्जरी का स्कोप क्या है, और जनरली अगर आप एक फ्रेश नए डॉक्टर हैं जो कि नई अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा आप और कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, अलग अलग टॉपिक आइडियाज़। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और भी लोगों तक इसको पहुंचाइए। एंड विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।